हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीज़न होता है कि इतने सारे बच्चों की डीएलएड में बैक लगती है। डीएलएड के जब फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन्स होते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख एडमिशन्स होते हैं। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो उसमें से कुल 90,000 या 1 लाख बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। बाकी के बच्चे जो फेल हो जाते हैं या जिनकी किसी रीज़न से बैक लग जाती है, आखिर क्या रीज़न होता है कि इतने बड़ी मात्रा में बच्चों की बैक लगती है। तो इसी रीज़न्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड के एग्ज़ाम में हम कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसको कैसे फिल करें, उसको कैसे फिल करते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, उनके कॉलम्स में क्या क्या फिल करना होता है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो ही हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और आपको स्पेसिफिक वीडियो बना के बता देंगे कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर आपके साथ करने वाला हूँ। जैसे मैंने जो डीएलएड के एग्ज़ाम्स में कॉपियाँ लिखी थी अपने हर एग्ज़ाम्स में, और किसी भी मेरे सेमेस्टर में बैक नहीं लगी। क्या रीज़न्स था, मैंने क्या चीज़ें फॉलो की, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप हर एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। जैसे कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, कितना पहरा छोड़ना होता है, एक दूसरे क्वेश्चंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्वेश्चंस को कितने वर्ड्स में लिखना होता है, क्वेश्चंस कैसे लिखने होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हम इन स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे आपको अधिक से अधिक शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज़ तो आ जाएँ। अगर 1000 जिस दिन इस वीडियो को 1000 लोग देख लेंगे, उसी दिन हम हर टॉपिक पे, जैसे कॉपी कैसे लिखें और कितने वर्ड्स में आंसर देने होते हैं और जितने भी टॉपिक होते हैं, इस पर वीडियो बना देंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मेन कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम का पैटर्न का पता ना होना। बहुत से बच्चों को ये तो पता होता है कि हमें एक दिन में 2 या 3 एग्ज़ाम्स देने हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो हमारे पास कितना कौन से एग्ज़ाम के लिए टाइम रहता है। जैसे कि मान लीजिए, जब आप फर्स्ट दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो फर्स्ट पेपर आपका 10 बजे से चालू होगा, 12 बजे तक आपका पेपर होगा। उसके बाद 2 घंटे का आपको गैप मिलेगा, फिर 2 घंटे बाद आपका फिर से पेपर होगा। ठीक है, फिर 2 घंटे का आपका पेपर होगा, फिर आप घर जाएंगे। आपको जब आपका एग्ज़ाम्स ख़त्म होगा तो 4 या 5 बजे, पहले दिन तो आपका 4 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तब आप घर जाएंगे। तो घर जाते जाते आपको 5 तो बज ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद घर जाने के बाद 5:30 हो जाएगा और चीज़ें करने में, अपने चेंज करने में और सब करने में। तो आपके पास 10 बजे तक लगभग 4 से 5 घंटे का टाइम रहेगा, मोस्टली 4 घंटे का। उसमें आपको डिनर भी करना है, आपका रात का डिनर करना है, उसके बाद और भी थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी करने हैं, और आपको अगले दिन के 3 सब्जेक्ट की तैयारी। 3 सब्जेक्ट सोचिए, जो सब्जेक्ट आप 10-10, 15-15 दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, उन 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटा। और अगले दिन का मान लीजिए, अगले आप दिन आप 6 बजे उठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 बजे तक तो सेंटर पे ही पहुंचना है, तो 8 बजे आपको तैयार होना चालू करना पड़ेगा। तो आपके पास 2-3 घंटे रहेंगे। तो मोस्टली आपको 6 से 6 घंटे मिलेंगे। 6 घंटे में आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब सोच लीजिए कि 3 सब्जेक्ट की तैयारी आप 6 घंटे, तो आप उस तैयारी को नहीं कर पाएंगे और आपका अगले दिन का पेपर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हम मेथड लगाएं, तो इस सोल्यूशन के बारे में हम अपने आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इसके सोल्यूशन के बारे में आपको बताएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में लेना। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ईजी सिलेबस है, हम तो बहुत ही आराम से इसको कवर कर लेंगे, और वो एग्ज़ाम को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, और यही कारण होता है कि उनकी बैक लग जाती है। आप खुद सोच के देखिए, 40 क्वेश्चंस हैं और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और ये क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस नहीं है कि आप टिक मार के चले जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख के आने हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स में लिखने हैं वो आप कमेंट में पूछिएगा, तो हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे। तो सोचिए, 40 मिनट में 2 घंटे में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, और जो 1 घंटे वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 18 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसे इतने हल्के में लेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। उन 2 घंटे में ही आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसका आंसर भी सोचना है और उसको लिखना भी है। तो इतना आसान नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा
कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो आप इसे हल्के में ना लें, आप इसे बहुत ही सीरियस में लें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करें। अगला हमारा पॉइंट है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना। बड़ा दिक्कत होता है जब बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए, किस क्वेश्चन पे आपको कितना समय देना है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा पॉइंट है एग्ज़ाम में घड़ी का यूज़ ना करना। बहुत से बच्चे होते हैं जो ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या घड़ियाँ की क्या ज़रूरत है। नहीं, ये डीएलएड का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्लॉक या घड़ी जो होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि टाइम हमेशा आप देखते रहिए, ठीक है, तभी आप पूरा पेपर समय से अपना कर पाएंगे, नहीं तो टाइम बीत जाएगा, टाइम निकल जाएगा और आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो आप एनालॉग क्लॉक जो होती है, जो घड़ी वाली जो जिसमें सुइयाँ होती हैं, वो क्लॉक आप पहन के जा सकते हैं। आप डिजिटल क्लॉक पहन के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप एनालॉग क्लॉक पहन के जाइएगा, ठीक है। तो क्लॉक ज़रूर लेके जाइएगा। घड़ी अपने जो रिस्ट वॉच होती है वो ज़रूर पहन के जाइएगा, वो आपकी बहुत मदद करेगी एग्ज़ाम में। अगला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम में हड़बड़ी और डर का ये एक कारण होता है। देखिए, बहुत ऐसा होता है कि जब मैंने अभी आपको बताया कि आपको 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है और आपके पास टाइम मुश्किल से 5 से 6 घंटे का होता है। अब 5 से 6 घंटे में ज़ाहिर सी बात है कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आप अगले दिन जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप जब आपकी तैयारी नहीं रहेगी, आपने भले ही अपने साल भर थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई की हो, मगर जब आप उस समय 3 घंटे में जो आपका एग्ज़ाम का से पहले का समय होगा इसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपको बहुत ही डर हो जाएगा और आप हड़बड़ी में कई सारी गड़बड़ियाँ करके चले आएंगे। तो इसलिए दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखना। देखिए, होता क्या है ना कि जब कोई क्वेश्चंस हम लिखना चालू करते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे होते हैं, जिन पे हमारी बहुत ही प्रैक्टिस होती है। तो हम करते क्या है कि हम क्वेश्चंस को लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। देखिए, डीएलएड के एग्ज़ाम में छोटा जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। आप कितना भी बढ़िया आंसर लिखिए, कितना भी बड़ा आंसर लिखिए, 2 नंबर से ज़्यादा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ सीमित वर्ड्स में ही आपको अपना आंसर लिखना है और आंसर भी ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही संक्षेप में हो, मतलब अपनी संक्षेप में अपनी बात को कह जाए। बहुत संक्षेप ना हो, ठीक है, मगर कुछ सीमित वर्ड्स में ही आपको अपनी बात कह देनी है और उससे ज़्यादा आप मत लिखिए, उससे ज़्यादा आप टाइम किसी भी क्वेश्चन को ना दीजिए। आपको एकदम फिक्स रखना है कि हमें एक क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, आप लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं और ये नहीं देख रहे हैं कि उस पे हमने कितना टाइम दे दिया, कितना टाइम वेस्ट कर दिया, फिर लास्ट में वही होगा कि आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप इसलिए आपको क्लॉक बहुत ज़रूरी है, आप क्लॉक साथ में रखिएगा और हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आप पहले से ही सोच कर रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चंस को संक्षेप में लिखना। अगला जो पॉइंट है वो है क्वेश्चंस को संक्षेप में लिखना। क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए संक्षेप में लिखने की, ठीक है। बहुत ज़्यादा संक्षेप में नहीं, मगर संक्षेप में ही आपको अपनी बात कहनी है, क्योंकि आपको 2 नंबर ही मिलने हैं, ठीक है। तो कुछ सीमित वर्ड्स में आपको अपने आंसर लिख डालने हैं और उतने में ही अपनी बात को कह देना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है एग्ज़ाम के बाद टाइम वेस्ट करना और पेपर को अन्य बच्चों के साथ डिस्कस करना। ये बहुत से बच्चे इसमें अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो करते क्या है कि जैसे हमारा मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर जो होता है बाल विकास का, हम दे कर आए, हमने पेपर दे दिया 2 घंटे का, हम बाहर निकले सेंटर में। अब 2 घंटे बाद आपका फिर से पेपर है, तो आप उन 2 घंटों को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो आप बाहर निकलेंगे, आप अपने अन्य साथियों से पेपर को डिस्कस करेंगे कि तुमने इसमें क्या लगाया है, तुमने इसका क्या टिक लगाया है, इसका क्या आंसर लिखा उसका। ये एकदम ही फिजूल का काम है, एकदम ही व्यर्थ काम है। जब तक आपका पेपर पूरा ना हो जाए, जब तक आपके 8 सब्जेक्ट के पेपर्स, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपका 1 दिन का एग्ज़ाम पूरा हो गया तो आप वो पेपर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने लगे, नहीं। कोई भी आपसे पूछता है कि आपका पेपर कैसा हुआ, इसमें क्या मारा, उसमें क्या मारा, इग्नोर कीजिए, सीधा अपने घर जाइए और अपने पेपर की तैयारी कीजिए, अगले पेपर की। जब तक आपके पूरे पेपर ना हो जाएं, पूरे 8 के 8 पेपर ना हो जाएं, तब तक पेपर को ना किसी के साथ डिस्कस कीजिए, ना ये बताइए कि मैंने किसका क्या आंसर मारा है, ना खुद भी ये चेक कीजिए। सब यूट्यूबर्स अपने क्वेश्चंस बनाने शुरू कर देते हैं। जैसे ही फर्स्ट पेपर हुआ तो आंसर की निकालने लगे कि इसका क्वेश्चन का ये आंसर, इसका ये आंसर। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको मोबाइल को साइड में रखना है और अपने अगले पेपर की तैयारी करनी है। जब तक आपके पूरे पेपर ना हो जाए
तब तक आपको एकदम दुनिया से कट के रहना है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई डिस्कस मत कीजिए। जिस दिन आपका पूरा पेपर हो जाए आप शांति से बैठिए, पेपर निकालिए, एनालाइज़ कीजिए और जितने भी उसके बाद वीडियोज़ देखने हैं उसके बाद देखिए। और मैं तो कहूँगा कि वो भी मत कीजिए, क्योंकि वो भी आपको एक तरह की टेंशन ही देगा, क्योंकि जितना आप लिख कर आ गए हैं उतने ही आपको नंबर मिल रहे हैं, भले आप देखिए चाहे मत देखिए। अगला जो पॉइंट है कि संक्षिप्त नोट्स न बनाना और रिवीजन ना करना। देखिए जितने भी मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताया उसका मैं सार इस पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही बड़ा बड़ा लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके पास मुश्किल से 3 पेपर की तैयारी के लिए मुश्किल से 5 से 6 घंटे रहेंगे और 5 से 6 घंटे में आपको 3 पेपर्स की तैयारी करनी है और आप बड़े बड़े नोट्स बना लेंगे तो क्या होगा, फिर वही दिक्कत आएगी, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और फिर आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि आप जब नोट्स बनाइए तो नोट्स को इतना संक्षिप्त बनाइए और उनको इतनी बार रिवीजन कर लीजिए ना कि आप एक सरसरी निगाहों से देखें ना तो आपको सारा रिवीजन एकदम 1 घंटा ना लगे आपको रिवीजन करने में। इतना ज़्यादा आप रिवीजन कर लीजिए उसका कि आपको 1 घंटे में आप अपने एक पेपर को पूरा रिवीजन अच्छे से कर ले। और नोट्स एकदम वन लाइनर बनाइए और ऐसे शब्दों का यूज़ कीजिए कि वो एक शब्द 10 शब्द के बराबर हो, यानी एक शब्द आप पढ़ें तो आपको 10 शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए। आप वन लाइनर ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन में अपने आंसर्स को नोट करना सीखें, नोट्स बनाना। मैंने एग्ज़ाम में नहीं लिखने को कह रहा हूँ, नोट्स आप ऐसे बनाइए, ठीक है। भले ही आप सारे क्वेश्चन नोट कीजिए मगर इतना संक्षिप्त होना चाहिए क्वेश्चन कि आप पढ़ें तो आपके 10 लाइन का क्वेश्चन एक तैयार हो जाए 2 ही लाइन में। तो नोट्स को संक्षिप्त बनाइए और ज़्यादा बड़ा लिखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, और ताकि आप कम से कम टाइम में उसको रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपकी बैक तो नहीं ही लगेगी, आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे आपका पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, किसी को कम नहीं देना है, ठीक है। और भी बहुत से जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, किसी के साथ पेपर डिस्कस नहीं करना है जब तक आपके पूरे पेपर ना हो जाएं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। और भी जो मैंने बताया आपको बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने फील किए हैं जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आगे वाले वीडियोस में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैंने अपने डीएलएड के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया था, 90+ स्कोर किया था मैंने, ठीक है। मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा था और मैंने बहुत अपने एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपने आगे वाली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।